लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यह स्लोगन अक्सर आप सुनते होंगे, खासकर ऐसे मौके पर जब किसी मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने की खबर आती है। वैसे तो मंदिर पर मस्जिद का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इन दिनों ये बहुत बड़ा विवाद है। सबूत आप ज्ञानवापी में देख चुके हैं और अभी संभल का भी यही हाल। आलम यह है कि अजमेर शरीफ तक पर यह सवाल उठाए जाने लगे हैं। मतलब ये कि आजकल लोग मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात कर देते हैं बिना उसका बेसिक जाने। लेकिन जो लोग मस्जिद के नीचे मंदिर का पता लगा लेते हैं, आखिर वो कौन सा साइंस लगाते हैं? उन्हें कैसे पता लगता है कि किसी ढांचे के नीचे कोई और इतिहास दबा है या फिर दबाया गया है? जैसे कि अयोध्या में पता लगाया गया कि वहां पर पहले से एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर था। कैसे पता चला इतिहास? आइए जानते हैं आज की कहानी में इन सभी बातों को, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप स्विगी क्रेडिट कार्ड को चेकआउट कर सकते हो, जहां पर स्विगी से ऑर्डर करने पर आपको 10% का कैशबैक मिलेगा और अगर कोई और ऑनलाइन ऑर्डर आप करते हैं तो उसके साथ आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। देखिए, एएसआई में काम करने वाले पत्थर से इतिहास का पता लगाने वाले लोग कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, यानी पुरातत्ववेत्ता। इसकी पढ़ाई को कहा जाता है आर्कियोलॉजी। ये लोग जमीन के अंदर मिलने वाली सदियों पुरानी चीजों का, उनकी रिमेन्स की स्टडी करके हिस्ट्री तैयार करते हैं। इसके लिए कई अलग अलग साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल होता है। पहले के दौर में आर्कियोलॉजिस्ट किसी जगह की खुदाई किया करते थे, जिससे कि लेयर बाय लेयर उस जगह पर खुदाई की जाती थी और फिर किसी रिजल्ट या कंक्लूजन पर पहुंचा जाता था। तब कई बार ऐसा होता था कि जगह की खुदाई करने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता था। लेकिन इस प्रोसेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उस जगह को खोदना पड़ता है, और यही वजह है कि जिन जगहों पर इमारतें अभी भी हैं उनके बारे में यह कह पाना कि वहां पर पहले क्या था, यह आसान नहीं होता था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अयोध्या में मस्जिद थी और वहां पर पुराने समय में बिना खुदाई के ये बात बता पाना बहुत मुश्किल था कि उसके नीचे क्या है। मान लीजिए किसी जगह को खोद दिया गया सिर्फ इस शक पर कि उसके नीचे कुछ और है और वहां कुछ नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? क्योंकि उस इमारत को तो खोद दिया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मान लीजिए नीचे कुछ निकल भी आया तो वो जो कुछ खुदाई में निकला है उसकी उम्र कितनी है, यानी कितना पुराना स्ट्रक्चर है, ये भी पता लगाना होता है, जिसके लिए कार्बन डेटिंग नाम की टेक्निक का इस्तेमाल होता है। अभी यही प्रॉब्लम हर उस जगह को लेकर होती है जिसके नीचे किसी मंदिर होने का दावा किया जाता है, और इसीलिए किसी टेक्निक की जरूरत पड़ती है जिससे ये पता चल सके कि वहां क्या कुछ छुपा हुआ है या दबा हुआ है। लेकिन अभी एएसआई के पास ऐसी कई टेक्निक्स हैं जिनसे जमीन के अंदर बिना खुदाई के समझा जा सकता है कि वहां खुदाई करने लायक कुछ है भी या फिर नहीं। यही नहीं, बिना खुदाई के ही जमीन के अंदर बचे हुए अवशेषों की डेंसिटी, उसके साइज और वो किस मटेरियल का बना है उसका भी पता लगाया जाता है। इन्हीं तरीकों की हम बात करेंगे। अब इसमें 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला तरीका है सिस्मिक मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड और तीसरा है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार। अब इन तीनों की आपस में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्मिक मेथड की। इस मेथड में सिस्मिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। यह असल में एक तरह की तरंग या वेव होती है जो भूकंप आने के टाइम पर निकलती है। भूकंप आने पर जो आप तबाही देखते हो वो इसी तरंग की वजह से होती है। इसकी खासियत यह है कि यह किसी भी तरह के मटेरियल से गुजर सकती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। सिस्मिक वेव इन तीनों को पार कर सकती है, और जैसे उस मटेरियल की डेंसिटी यानी उसका जो घनत्व है उस हिसाब से ये अपना रास्ता भी बदल सकती है। अब इसे मशीनों की मदद से साइंटिस्ट क्या करते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट कर देते हैं और जगह के बारे में जानकारी निकाल लेते हैं। अब आप इसे एक एग्जांपल से भी समझ लीजिए। मान लीजिए किसी जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट ने मशीन लगाकर सिस्मिक तरंगे रिलीज की। अब मिट्टी से गुजरते हुए अगर ये वेव्स किसी दीवार के रिमेन्स से टकराएंगी तो कुछ वेव्स वापस धरती की ओर चली आएंगी और कुछ तरंगे ऐसी होगी जो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जितनी मात्रा में ये तरंगे डिफ्लेक्ट होंगी उसी हिसाब से अंदाजा लगाया जाएगा कि दीवार ईंट की बनी थी या पत्थर की बनी थी, और सरफेस की ओर रिफ्लेक्ट हुई तरंगों से यह पता चलेगा कि दीवार के अवशेष जमीन से कितने नीचे हैं। इसी तकनीक का इस्तेमाल ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में भी किया गया था। अब ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। देखिए, धरती से कुछ मैग्नेटिक वेव्स निकलती है
इन वेव्स को मैग्नोमीटर के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। ये खास फॉर्मेशन में ऊपर आती है। अब अगर किसी जमीन के नीचे किसी दीवार के या पुरानी सड़क के अवशेष या रिमेन्स होते हैं तो उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। इस बदलाव के जरिए आर्कियोलॉजिस्ट एक बहुत बड़े मैदान में वो लोकेशंस ढूंढ पाते हैं जहां जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। अशोक ने जिस कलिंग को जीता था उस कलिंग की राजधानी थी शिशुपालगढ़। इसी शिशुपालगढ़ में भुवनेश्वर के पास 13 एकड़ के मैदान में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हजारों साल पुरानी 300 मीटर लंबी सड़क ढूंढ निकाली थी। इसके साथ ही ज्ञानवापी के सर्वे में सिस्मिक मेथड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का भी इस्तेमाल किया गया था। अब आते हैं अगले मेथड पर, जो है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार। सिंपल तरीके से अगर समझें तो एक मशीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकाली जाती हैं। जमीन के अंदर ये तरंगे जाती हैं। अंदर जाकर तरंगे जिस हिसाब से रिफ्लेक्ट होती हैं उस हिसाब से कंप्यूटर पर जमीन के अंदर दबे ढांचे की तस्वीर बन जाती है। मतलब ये एक तरह से एक्सरे दे देती है कि जमीन के अंदर क्या है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार को सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेक्नोलॉजी माना जाता है। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल सूखी रेत वाली मिट्टी के नीचे दबे ढांचों को समझने में होता है। इसका इस्तेमाल अयोध्या में भी हुआ था। बस एक दिक्कत यह है कि इस टेक्निक को आप समुद्री तटों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी और चिकनी मिट्टी में रडार की तरंगों का पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल होता है। अब दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं या वो तकनीक है जिसमें किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इनका यूज करते समय ना तो ज़मीन के ऊपर बने ढांचे और ना ही नीचे दबे ढांचे को किसी तरीके का नुकसान होता है। जब ऐसी तकनीकों से ज़मीन के नीचे बने ढांचों के बारे में कंफर्मेशन मिल जाता है तब होती है खुदाई। जो जगह खुदाई के लिए सिलेक्ट हो जाती है उसे कई छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया जाता है। फिर बहुत छोटे छोटे औजारों से आहिस्ता आहिस्ता खुदाई शुरू की जाती है ताकि दबी हुई चीज़ को नुकसान न पहुंचे। तब जाकर मिलते हैं हमें रिमेन्स, जैसे दीवारें, सड़क या पूरा का पूरा शहर। कई खुदाइयों में कुछ छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे मटके या उस टाइम की क्रॉकरी वगैरह वगैरह। ये जगहें या इस तरह की चीज़ें जब खोज ली जाती है तब आती है खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र पता करने की। इसके लिए अलग अलग तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग का नाम आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा कई बार, लेकिन सवाल है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर जिसमें भी लाइफ है उनके शरीर में कार्बन होता है। ये कार्बन बनता कैसे है? असल में पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। इंसान और जानवर उसे खाते हैं। इस तरह की पूरी फूड चेन में कार्बन पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। सभी जीवों में दो तरीके के कार्बन होते हैं। एक है C12 जो सबसे कॉमन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी कार्बन से बनती है, लेकिन कार्बन का रेडियो आइसोटोप भी है जिसे C14 कहते हैं। ये भी सारे ही जीवों में पाया जाता है। रेडियो आइसोटोप का आसान सा मतलब है किसी एलिमेंट का जुड़वा भाई। ये जुड़वा भाई दिखने में तो हम शक्ल है, बस इसकी कुछ एक जो फीचर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जब कोई जीव मरता है तो कार्बन 12 हमेशा सलामत रहता है, लेकिन कार्बन 14 की संख्या जो है वो कम होने लगती है। ठीक उसी तरह जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने खोली और उसके बाद उसके बुलबुले धीरे धीरे कम होने लगते हैं, फिर उसका कम हो जाता है। करीब 5700 साल में कार्बन 14 की संख्या आधी हो जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को अगर किसी अवशेष में कुछ ऐसा मिलता है जैसे किसी जानवर या इंसान की हड्डियां आदि, तो वो इसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। पर यह भी याद रखने वाली बात है कि C14 करीब 5700 साल में आधा हो जाता है। कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि 64,000 से ज्यादा पुरानी चीजों की कार्बन डेटिंग नहीं हो पाती। इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ हद तक आर्टिफैक्ट्स की उम्र पता लगाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन पत्थरों या किसी दीवार की उम्र पता लगा पाना ना के बराबर है। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट आर्किटेक्चरल हिस्ट्री का सहारा लेते हैं, जैसे कि किसी तरीके का आर्किटेक्चर किस दौर में इस्तेमाल किया जाता था। अब सवाल यह है कि यह काम करता कौन है और यह कैसे होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ सर्वे करने का काम करती है ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आज से करीब 140 साल पहले इस संस्थान की स्थापना हुई थी। साल 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इस डिपार्टमेंट की स्टैब्लिशमेंट की और इसके पहले डायरेक्टर भी बने। दरअसल अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्हें इंडिया के इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी,
यहाँ की कई अलग अलग इमारतें जो कि बहुत भव्य भी होती थी, उनके बारे में स्टडी करना और उनकी हिस्ट्री का पता लगाने में ब्रिटिशर्स को बहुत दिलचस्पी थी। इसी के लिए इस संस्था को बनाया गया था। एएसआई का काम था जमीन में गड़े हुए इतिहास को खोज निकालना और जो बची हुई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो दिखती हैं उनकी देखभाल करना, उनको प्रोटेक्ट करना, जैसे कि किले, प्राचीन मंदिर, मस्जिद या फिर वो हिस्टोरिकल साइट्स जहां पर इंसान आज से करीब हजारों साल पहले रहते थे। इसी एएसआई ने अपने 140 साल के टाइम पीरियड में सैकड़ों हजारों सर्वे करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई हिस्टोरिकल जगहों को खोज निकाला। इसी का रिजल्ट था हड़प्पा सभ्यता की खोज, जिसने भारत के एक बेहद सभ्य शहरी सभ्यता के इतिहास को दुनिया के सामने रखा। हालांकि एएसआई का काम आज़ादी के टाइम तक उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ या उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। यह डिपार्टमेंट तब ज़्यादा हाईलाइट हुआ जब देश के सबसे बड़े रिलीजियस कंट्रोवर्सी में इसकी एंट्री हुई। यह विवाद था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद। साल 2003 में एक सर्वे करके बताया गया कि इस विवादित स्थान पर मस्जिद से पहले मंदिर जैसी कोई संरचना थी। इसके साथ ही एएसआई ने उस स्थान पर पिछले 3000 सालों का भी इतिहास निकाला, जिसमें मौर्य, गुप्त काल के अवशेष भी शामिल थे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था। अब इस साल भी आप देख रहे हैं कि संभल और ज्ञानवापी के विवाद चल रहे हैं, जिसमें सर्वे करने की बात सामने आती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आर्कियोलॉजी काम करती है। बहुत मेहनत के बाद किसी जगह के इतिहास के बारे में पता चलता है, इसलिए ही जोर दिया जाता है ऐतिहासिक जगहों के संरक्षण के ऊपर। अब ये था कि कैसे हमारे यहाँ पर इतिहास को खोजा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk,
Let's connect and let's Mike.